हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी कि विविधता की समझ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी कक्षा में चारों ओर नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामले में भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, मतलब कि अलग अलग गांव शहरों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह रोचक एवं समृद्ध बनाते हैं। ये भिन्नता कई तरह के रोचक और समृद्ध मतलब कि मजबूत बनाते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। एक क्वेश्चन ये भी है, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चे ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। देखिए ऊपर में ये चित्र बनाए हैं, ये तीनों चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। खाली बक्से यानी कि इसमें आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों जैसा ही है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। जैसे कि ये देखिए, ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मैच करते, यानी कि मिलते नहीं है। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारे चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं जूता, यहाँ पर हो जाएगा जूता या चप्पल जो भी है पहनना पसंद करती हूँ। मैं घर में अकेले में बात करती हूँ, या तो अकेले होगा या तो रूम होगा, या मतलब किससे रिलेटेड होगा। अकेले में बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है, या जो भी है वॉलीबॉल हो, आप अपने अनुसार से चुन सकते हैं। मुझे उसके बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। उसके बारे में मतलब महात्मा गांधी या जो भी हो, किसी के बारे में पढ़ना पसंद है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसे साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है। आप अपने कक्षा में सवाल जवाब कीजिए। क्या आपका आंसर अन्य साथी से मिलता है। शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कोई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामले में आप अपनी साथियों की तरह हैं, और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। मतलब कई सारे बच्चे आपके जैसे होंगे और कई आपसे अलग होंगे, मतलब कि भिन्न होंगे। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इस एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जनपद मतलब कि आदमी के लिए रास्ता जो बनता है, भीड़ भाड़ जगह पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले अक्षरों को
सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। किसका अखबार? हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया, खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मतलब कि दूसरे आदमी ने पूछा कि मतलब आपको हिंदी आती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? उसने कहा, तुमने क्या सोचा? मैंने कहा, उसने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? एक बच्चे ने कहा कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। यह लाल बत्ती पर पड़े आदमी ने कहा। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न शुरू हो गया। हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मैंने अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द ऐसा लगा मैंने अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने कहा, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। उसने मेरी साइकिल के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ के साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? पर तब एक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। बाकी जो है ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। उसने कहा, मेरा नाम समीर है। उसने मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? उसने पूछा, आपका नाम? उसने पूछा, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? उसने कहा, समीर का मैंने कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? उसने कहा मैंने कहा, हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। हवा, पवन और पवन पुत्र कौन हो जानते हैं ना? कौन है? हनुमान है। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। अगले दिन उसके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। वहाँ दंगों में बहुत लोग क्या हो गए? मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। मैंने शुरू ही किया था, उसने कहा, मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं।
उसकी आंखें भर गई आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। देखिए आगे क्या कहते हैं। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? समीर एक जो था हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था। समीर एक बड़ा था, समीर एक छोटा था। समीर समीर एक पढ़े लिखे थे, समीर दो अनपढ़ थे। ये कई सारे हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, चलिए पता है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर गया कहाँ है। पोयली सोनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित है। अच्छा, जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। फिर भी एक दूसरे से वो क्या कर पाए, बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू हैं, वही समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है। विविधता के पहलू कौन कौन से? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि क्या है? विविधता के पहलू है। अपने विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामले में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए उदाहरण 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 हाँ, उदाहरण के लिए यहाँ पर है। उदाहरण के लिए एक स्कूल में पढ़ाई की गई थी। एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरा नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। ये विविधता नहीं है, गैर बराबरी है। इसलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था क्या है? असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर दो उदाहरण के लिए कहाँ है जी? उदाहरण के लिए हाँ, उदाहरण के लिए अगर आपको मार के घर में पैदा हो गई हो तो आप जाति कुम्हार की होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अलग पाठों में पढ़ेंगे। आप जो है इसके बारे में अलग पाठ में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार देख सकते हैं। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता था तो जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते हैं? इस पर चर्चा करें। बात सही है, कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं जा पाते क्योंकि आर्थिक कारण है कि अभिभावकों की भी गलती होती है। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मानते हो। मतलब समीर एक और समीर दो मानते हो। समीर एक और समीर दो। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आप उससे दोस्ती की जो
आपसे बहुत अलग हो। इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। एक कहानी के वर्णन में आप कर सकते हैं। विविधता, आगे है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता जो है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। चलिए इसको देखते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। बात सही है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। वास्तविक जीवन और कल्पना से बहुत प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों से दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से सुनाए। राजा रानी के पढ़कर वृत्तांत कहानियां सुनाए। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। कुछ आदमी जो है अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कुछ ने साहस की कहानी लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी नीचे में ही कहानीकारों या कहानी, हाँ, सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल एवं सफ़ेद। जहां पर दो ही रंग के कपड़े पहने जाते हैं, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। सांप सीढ़ी ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे, मतलब उससे ही रिलेटेड कहानी लिखेंगे। एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसे जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। एक कहानी लिखिए और चित्र बनाइए। आप नोट्स में लिख सकते हैं। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कभी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी, मतलब कि अच्छी लगेगी। अगला टॉपिक है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। भारत कौन सा देश है? विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मानते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। बात तो सही है। हम विविधताओं को कैसे समझें? अगला टॉपिक है। करीब 200-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तभी संसार के लोग एक भाग से दूसरे भाग यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ों में, घरों या ऊंट पर बैठ जाते थे या फिर पैदल चल कर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापारी के लिए की जाती थी। ज़मीन की तलाश में या तो फिर व्यापारी के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट
भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। मतलब कि जब उसको पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वह नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे और कई लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह को अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत आदि, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती। मिली-जुली संस्कृति उनके आगे उभरती। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार में योगदान किया है। संस्कृति और आकार में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क। उदाहरण के लिए समुद्र के इलाके में रहना और पहाड़ी के इलाकों में रहना बहुत फर्क है। न केवल वहाँ के लोग कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। ठीक है। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। शहर के लोग ये भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही सब्जी या अनाज उगाते हैं। शहर के लोग बहुत कम सब्जी और अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों यानी लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख जो है कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में पूर्व में है और ये बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने का पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती। कश्मीर में ही पश्मीना ऊन साले जो है चादर बनाई जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज यानी खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। ये सब चीज कश्मीर के आदमी खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। हर परिवार के पास। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ नहीं आए, आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दड़ियाँ आदि लेकर चलते थे।
लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते ही क्या पहुंचा? बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटे तिब्बत भी कहते हैं, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सागा लद्दाख में क्या है? प्रचलित है, तिब्बत का ग्रंथ है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, उस पर नाटक खेला करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। लौंग, इलायची, काली मिर्च कहाँ हो जाती है? काली मिर्च पर। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अरब से कई व्यापारी आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए। इब्न बतूता जो करीब कितने साल पहले आए? 700 साल पहले यहाँ आए। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों का जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहीं बड़ी इज्जत थी। मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी क्या थी? इज्जत थी। किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा जब आया तो यूरोप से भारत का रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी यानी इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। अच्छा, यहाँ जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं वे चीन में एक समान है। उन्हें चीनी वाला कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? चीनी वाला। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होंगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी चावल खाते हैं। मछली सब्जी चावल खाते हैं। कहाँ के? केरल के लोग। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वही हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। केरल की स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। व्यापारियों को। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। इतिहास और भूगोल से उसका गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही कामों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है।
जब हम पहुंचते हैं, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम पड़ोस में अलग अलग समुदायों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। बात सही है, घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। बात सही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों मतलब राज, धर्म, भाषा बोलने की अलग अलग तरीके थे उनके के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं। अंग्रेज सोचते थे कि हम इनमें फूट डाल सकते हैं, क्योंकि ये इनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। अंग्रेजों के खिलाफ सब एक हो गए थे। दीन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दीन खून के हमारे। गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दीन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बातें हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दीन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दीन खून के हमारे। ये कविता ली गई है भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से। किससे लिखी गई है? दीन खून के हमारे इप्टा से ली गई है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। अमृतसर में कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उनके बाद ये उस कांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, जो बगीचा में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें बहुत से लोगों की जानें गईं और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। दीन खून के हमारे उन्हीं की याद में गाया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखी है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थुपी हुई चीज नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा किताब लिखा? भारत की खोज। कौन सा लिखा? भारत की खोज। किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। किसने दिया? अनेकता में एकता का नेहरू जी ने। चलिए क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी एक भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। इस राष्ट्रगान को किस तरह एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। एक नोट्स बुक में आप लोग लिखिएगा।
तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में अगला चैप्टर होगा अध्याय 2। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।